क्या आपने कभी भी सोचा है कि मरने के बाद क्या होता है? देखो, इस टॉपिक पर बहुत सारे अलग अलग लोगों की अलग अलग थ्योरीज हैं, पर ज्यादातर लोग एक ही चीज मानते हैं कि मरने के बाद हमारे शरीर के अंदर से रूह निकलकर किसी और दुनिया में चली जाती है। एक दुनिया, एक यूनिवर्स जिसे हम लोग नहीं देख सकते, लेकिन क्या उस यूनिवर्स में जाने के बाद वो हमें देख सकते हैं? और कितना इंटरेस्टिंग होता ना अगर हम भी बिना मरे उस दुनिया में जा पाते। मतलब इंटरेस्टिंग भी होता, लेकिन डरावना भी। आज की कहानी इसी पर आधारित है, और आज की कहानी है बंगाल के कोलकाता में रहने वाली तारा की। 1929 में जब तारा सिर्फ 6 साल की थी, उस दिन भूत चतुर्दशी थी, और इसी वजह से वो अपने पूरे परिवार के साथ भूतनाथ मंदिर में दर्शन करने गई थी। मंदिर पहुंचते ही वो लोग देखते हैं कि भीड़ बहुत ज्यादा थी, क्योंकि उस दिन फेस्टिवल भी था, भूत चतुर्दशी थी। लेकिन उस भीड़ में वो कहाँ खो गई, वो किसी को मिल ही नहीं रही थी। सब लोगों ने उन्हें बहुत ढूंढा, उनको लगा कि तारा बाहर कहीं भटक गई होगी, तो सब लोग बाहर ढूंढने लगे, और धीरे धीरे करके पूरा मंदिर खाली हो गया। उस मंदिर के अंदर एक कोने में तारा बेहोश पड़ी हुई थी, लेकिन क्योंकि उस मंदिर के पुजारी को ये पता नहीं था, तो जब उसने मंदिर बंद किया तो तारा उसी मंदिर में कैद हो गई। वो काफी देर तक बेहोश थी, लेकिन उस देर में सुबह से दोपहर हुई, दोपहर से शाम हुई, और शाम से रात हो गई। तारा उस अंधेरी मंदिर में पूरे तरीके से अकेली थी। लेकिन तभी अचानक से दरवाजा खुलता है और बहुत सारे लोग डर डर के अंदर आने लगते हैं। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगती है, और वो जो लैंग्वेज यूज कर रहे थे वो कुछ समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि ट्विस्ट ये है कि वो कोई लोग नहीं थे। रात में आए हुए वो भूत और आत्माएं थी। तारा ने जैसे ही देखा, वो भागकर एक कोने में छुप गई, और वो वहीं से इस नजारे को देखने लगी। लेकिन तब तारा एक बहुत ही भयानक मंजर देखती है। वो देखती है कि वो सारे ही भूत रोते हुए भूतनाथ की पूजा कर रहे हैं, और अपने आंसू उनको समर्पित कर रहे हैं। और वो ऐसा इसलिए कर रहे थे गाइस, क्योंकि माना जाता है कि भूत चतुर्दशी के दिन भूत आकर वहाँ पर भूतनाथ की पूजा करते हैं, और अपनी मुक्ति के लिए उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, उनसे मनोकामनाएं मांगते हैं। लेकिन तारा, वो जो छोटी सी बच्ची थी, उसने एक कहानी तो सुनी थी, लेकिन अपनी आंखों से पहली बार देखा था। लेकिन आप ये समझ रहे होंगे कि आत्माएं कैसे दिख रही थी तारा को। हमने ऐसी बहुत सारी मूवीज देखी हैं, जैसे कंजरिंग हो गई, एनाबेला हो गई। उसमें जो कैरेक्टर्स रहते हैं, वैसे ये बाहर की मूवीज हैं, अंग्रेजी मूवीज हैं, लेकिन उसमें जो कैरेक्टर्स रहते हैं उनके पास एक दिव्य शक्ति रहती है। एक शक्ति जिसके बेसिस पर वो आत्माओं को देख सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जो कि एक आम इंसान नहीं कर सकता। और यही शक्ति तारा के पास भी थी। जब ये सब हो रहा था, तो उस वक्त एक आत्मा की नजर एकदम से तारा पर, यानी जो कोने में बैठी हुई बच्ची थी, उस पर पड़ती है, और वो गुस्से में एकदम उसके पास आती है। लेकिन तारा डर के पूछती है कि आपकी क्या प्रॉब्लम है। और जब वो आत्मा अपनी प्रॉब्लम बताती है, और तारा जब उससे बात करती है, तो वो आत्मा शांत हो जाती है। धीरे धीरे तारा उन आत्माओं से बात करने लगती है, उन्हें समझने लगती है, और उसे लगने लगता है कि शायद उसकी जिंदगी का यही मतलब है, आत्माओं को रास्ता दिखाना और उनकी बातें सुनना। कहानी में अब एक ट्विस्ट आने वाला है, इसलिए ध्यान से सुनना। धीरे धीरे तारा बड़ी होने लगती है, और वो अपने काम को ही मान लेती है कि वो आत्माओं को मुक्ति दिलाती रहेगी। लेकिन इसी ताकत, इसी दिव्य दृष्टि के चलते समाज उसको अलग कर देता है। उसे कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता है, ना उसका कोई दोस्त बनता है, ना उससे कोई प्यार करता है, यहाँ तक कि उसके घर वाले भी उसे नकार देते हैं। और आगे की स्टोरी में जो हुआ वो जानने के बाद तो आपकी रूह कांप जाएगी। लेकिन उससे पहले हेलो स्टोरीज। अब ये तो हम सबको पता है कि तारा कितनी ज्यादा अलग लड़की थी, लेकिन इस अलगपन की वजह से ही तारा को उसके घर से निकाल दिया गया। तारा ने बहुत रिक्वेस्ट की, उसने बोला कि ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे दिखते हैं, मैं क्या करूं, मैं उनकी हेल्प करने से खुद को रोक नहीं पाती। लेकिन उसे घर से निकाल दिया गया, और फाइनली वो जाकर गौरी मंदिर में रहने लगी। फिर उसी गौरी मंदिर में एक दिन ललिता सेन गुप्ता अपने बेटे सुरजो सेन गुप्ता के साथ आती है। सुरजो को देखकर तारा को ऐसा प्रतीत होता है कि शायद सुरजो को, यानी ललिता के बेटे को, हेल्प की जरूरत है। अब सुरजो रहता था कोलकाता के परी महल में, उनकी पुरानी सदियों से चली आ रही हवेली, जहाँ पूरा सेन गुप्ता परिवार बड़े ही इज्जत शोहरत के साथ वहाँ पर रहता था। लेकिन उस महल के अंदर कुछ राज छुपे थे। कौन से राज, कोई नहीं जानता था। फिर एक रात जब सुरजो नींद में था, तो उसने एक सपना देखा। उसने एक सपना देखा कि एक औरत लाल साड़ी के जोड़े में उसके छाती पर बैठकर उसका गला दबा रही थी। लेकिन जैसे ही उसकी आंख खुली, वहाँ पर कोई भी नहीं था। पर फिर दोबारा से दरवाजा खुलता है, और वहाँ पर एक लाल साड़ी में औरत थी, जिसके हाथ में मेहंदी लगी हुई थी। धीरे धीरे वो साड़ी वाली औरत उसके दरवाजे से निकलकर बाहर जाने लगी। अब सुरजो जैसे ही उसके पास पहुंचता है, वहाँ पर एक पुराना शीशा रखा होता है। लेकिन उस शीशे में पहुंचने के बाद जैसे ही वो खुद को देखता है, उसे एक बहुत ही डरावनी लाश दिखती है। तभी उसे सीढ़ियों की तरफ से आवाज आती है, और वो जब सीढ़ियों के पास जाकर देखता है, तो वहाँ एक लड़की बैठकर रो रही थी। और जब सुरजो ने उस लड़की को देखा, तो उसका दिल सा रुक गया, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं, सुरजो की मंगेतर शावली थी। ये एक बुरा सपना नहीं था, ये सच था। और सुरजो का शरीर पूरी तरीके से हिल चुका था,
इसीलिए सुबह उसकी माँ ललिता डिसाइड करती है कि वो गौरी मंदिर जाएंगी। सूरजो को लेकर ललिता जब उस मंदिर में जाती है और जब तारा सूरजो से बात करती है तो ललिता को ऐसा लगता है कि ये लड़की मेरे बेटे के लिए बहुत अच्छी है, इसीलिए वो तारा की शादी सूरजो से करा देती है। लेकिन शादी के बाद जब तारा उस महल में जाती है तो तारा को बहुत अजीब सा प्रतीत होता है। आपको याद है उसके पास एक दिव्य शक्ति है। उसे ऐसा फील होता है कि यहाँ पे बहुत सारे रहस्य दफन हैं, बहुत सारे इंसानों के साथ। अब देखो सूरजो इस शादी से खुश नहीं था क्योंकि उसकी पुरानी मंगेतर तो मर चुकी थी और ये शादी उसने अपनी माँ के कहने पर की थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ तारा के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि उसे घर से तो निकाल दिया गया था और वो सोच रही थी कि समय के साथ मैं सूरजो का दिल जीत लूंगी। लेकिन शादी की पहली ही रात जब तारा किचन में जाती है तो वो देखती है कि लाल कपड़े में एक औरत हवा में उड़ रही है। उसने लाल शादी का जोड़ा पहना हुआ है। तारा उस लड़की से बोलती है कि कौन हो तुम, यहाँ क्यों भटक रही हो? मेरे पास एक वरदान है जिसकी वजह से मैं तुम्हें देख सकती हूँ और मेरे पति से दूर रहना। जब उस लड़की ने तारा की बात सुनी तो उसकी आंखों का लाल रंग शांत हो गया। तारा जब उस लाल कपड़े वाली भूत से बात कर रही थी तभी सूरजो आ जाता है और वो पूछता है कि तुम किसी से बात कर रही हो? इतने में वो रूह गायब हो जाती है। तारा बोलती है नहीं, मैं बस पानी लेने आई थी, मैं पानी लेके आ रही हूँ। लेकिन गाइस आपको पता है वो लड़की क्यों मरी थी? बहुत इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है, ध्यान से सुनना। जब तारा वो पानी ले जाकर सूरजो को देती है उसके बाद वो अपने रूम में जाती है और अपने रूम में जाने के बाद उसे कुछ फुसफुसाने की आवाज आती है और वो फुसफुसाने की आवाज उसी औरत की थी जो लाल शादी के जोड़े में थी और वो अपनी कहानी बताती है। गाइस वो लड़की बताती है कि ये फैमिली कोई आम फैमिली नहीं है, ये बहुत ही डरावनी फैमिली है और इनके पुराने तौर तरीके बहुत डरावने हैं। ऐसा माना जाता है कि इनके घर के लड़के को 70 लड़कियों से शादी करनी पड़ती है लेकिन उसमें से जिंदा सिर्फ एक को ही रखते हैं। और बाकियों का क्या होता है पता है? वो लोग रोज खाना नहीं खाते हैं, वो खून पीते हैं क्योंकि वो एक वैम्पायर फैमिली है। उनके दांत बड़े हो जाते हैं रात में और वो उनका खून पीकर जिंदा रहते हैं। तारा ने जब इस बात को सुना तो वो एकदम शॉक्ड हो गई। उसने बोला ऐसा कैसे हो सकता है? कोई इंसान दूसरे इंसान का खून कैसे पी सकता है? लेकिन जैसे ही तारा ये स्टेटमेंट पास करती है वो लड़की बोलती है कि तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा और जब होगा तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। इसी के थोड़ी देर बाद दरवाजे पर एक दस्तक होती है और वो दस्तक होती है ललिता की। ललिता बोलती है कि खाना लग गया है, चलो तारा खाते हैं। तारा उस कमरे से बाहर निकलती है। वो सजी हुई थी, काफी खुश थी, उसकी शादी हुई थी। लेकिन जब वो खाना खाती है तो वो बेहोश होने लगती है और जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि वो एक चेयर पर बंधी हुई है और उसके कंधों से खून टपक रहा है। और जब वो अपने कंधे को देखती है तो वो देखती है कि उसमें दांतों के निशान थे और सामने था वही सूरजो। तारा के पैरों से मानो जमीन खिसक गई। उसे समझ में आ गया कि उस लड़की ने जो कहा था वो बिल्कुल भी गलत नहीं था, वो बस एक मौके की तलाश में थी। और जैसे ही वो लोग उसे छोड़ के जाते हैं वो लड़की इसकी हेल्प करने आती है और किसी तरीके से तारा वहाँ से भाग जाती है। गाइस ये स्टोरी तो यहीं तक थी लेकिन इस स्टोरी को पढ़ने के बाद जब मैंने इस पर इंटरनेट पर सर्च किया तब मुझे पता चला वैम्पायर्स के बारे में। अब इस दुनिया में एक्चुअली में वैम्पायर्स एग्जिस्ट करते हैं, यानी इंसानों का खून पीने वाले लोग। वैसा कहीं प्रूफ तो नहीं हुआ है लेकिन वैम्पायर बैट्स होते हैं जो लोगों का खून चूसते हैं। कई सारे ऐसे एनिमल्स हैं, लीच हैं जो खून चूसते हैं और ऐसा माना जाता है कि हो सकता है कुछ ऐसे इंसान भी हो जो इंसान का खून पीने पर ही जिंदा रहते हो। और वैसे लोग अगर हमें मिल जाए तो क्या हालत होगी आप खुद ही समझ सकते हो। ऐसे घर में तारा की शादी हुई थी। उसके बाद क्या हुआ मुझे कोई अपडेट नहीं है लेकिन कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी और वैम्पायर थोड़ा न्यू था। आपको कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसके अलावा अगर आपके पास कोई सजेशन है जिसे हम नेक्स्ट स्टोरी में कवर करें उसे भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी वक्त आ चुका है इस स्टोरी को एंड करने का और नई स्टोरी पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं बस एक ही चीज कहना चाहूंगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाय मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना। अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर जरूर देख लेना कहीं कोई वैम्पायर तो नहीं खड़ा है। मिलते हैं अगली वीडियो में।